क्या आखिरकार एलियन जीवन को खोज लिया गया है? और क्या इसके पीछे एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक का हाथ है? हाल ही में K2-18b नाम के एक दूर के ग्रह को लेकर कुछ ऐसी ही सनसनीखेज खबरें सामने आई हैं। तो चलिए आज इसी दावे की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, जीवन का अब तक का सबसे मजबूत सबूत। दुनिया भर के अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर बस यही हेडलाइन छाई हुई थी। दावा ये किया जा रहा था कि वैज्ञानिकों ने एक ग्रह के वायुमंडल में एक ऐसी गैस पाई है जो हमारी पृथ्वी पर केवल जीवित प्राणी ही बनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है या फिर एलियन जीवन को खोजने की हमारी लंबी और कभी-कभी निराश करने वाली खोज में ये बस एक और झूठा अलार्म है? अगर सिर्फ सुर्खियों की माने तो जवाब हाँ है, लेकिन असल कहानी, इसके पीछे का जो विज्ञान है, वो कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो देखिए, इस केस की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम इस मोड़ पर पहले भी आ चुके हैं। एलियन जीवन की खोज का इतिहास ऐसे ही झूठे अलार्मों से भरा पड़ा है। याद है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी या फिर ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के वो सारे ग्रह, और केपलर 452b को तो सुपर अर्थ तक का नाम दे दिया गया था। हर कुछ साल में ऐसी खबरें आती हैं, उत्साह जगाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच तो यही है कि आज तक हमें एलियन जीवन का कोई ठोस निर्विवाद सबूत नहीं मिला है। तो सवाल ये है कि K2-18b में ऐसा क्या खास है, इस बार क्या अलग है? इसे समझने के लिए हमें एक जासूस की तरह इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। मतलब जब इस ग्रह को पहली बार खोजा गया था और इसकी अजीब सी प्रकृति हमारे सामने आई थी। ये कहानी शुरू होती है 2009 में, जब नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। इसका एक ही मकसद था, हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढना। लेकिन 2013 में एक बड़ी गड़बड़ हो गई। इसके 4 जरूरी पहियों में से 2 खराब हो गए और ऐसा लगा कि मिशन बस खत्म। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। इंजीनियरों ने कमाल का जुगाड़ निकाला और मिशन को K2 के नाम से एक नई जिंदगी दी। और इसी दूसरे अवतार में 2015 में केपलर ने हमसे 124 प्रकाश वर्ष दूर K2-18b को खोज निकाला। अब K2-18b कोई आम ग्रह नहीं है, ये एक मिनी नेपच्यून है। मतलब एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से बड़ा है लेकिन नेपच्यून से छोटा। और मजे की बात यह है कि हमारे अपने सौरमंडल में ऐसा कोई ग्रह है ही नहीं। तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई, अनजान दुनिया थी। और यहीं से इस केस की पहली बड़ी पहेली सामने आई। देखिए, K2-18b का साइज तो पृथ्वी से करीब 2.5 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका वजन सिर्फ 8.5 गुना ज्यादा है। अब अगर ये पृथ्वी की तरह एक चट्टानी दुनिया होती तो इतने बड़े साइज के लिए इसका वजन करीब 17-18 गुना ज्यादा होना चाहिए था। इसका सीधा मतलब था कि ये ग्रह ठोस चट्टान होने के हिसाब से बहुत ज्यादा हल्का है। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के दिमाग में एक थ्योरी आई कि शायद ये एक ओशन वर्ल्ड है, एक विशाल महासागर वाली दुनिया। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है इसके मुख्य किरदार, या कह लें हमारे मुख्य जासूस की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक निक्कू मधुसूदन। उन्होंने एक ऐसी थियोरी सामने रखी जिसने इस अजीब दुनिया पर जीवन की संभावनाओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। निक्कू मधुसूदन और उनकी टीम ने एक बिल्कुल नए तरह के ग्रहों का कॉन्सेप्ट दिया, हाइसियन वर्ल्ड्स। ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ओशन। मतलब एक ऐसा ग्रह जिस पर एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ महासागर हो और जिसका वायुमंडल हाइड्रोजन गैस से भरा हो। और उनकी भविष्यवाणी ये थी कि ऐसी अजीब दुनिया भी रहने लायक हो सकती है। तो एक हाइसिनियन दुनिया को रहने लायक बनाता क्या है? पहली बात, वहां लिक्विड वाटर का एक बहुत बड़ा गहरा महासागर होता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन का घना वायुमंडल एक कंबल की तरह काम करता है जो ग्रह को गर्म रखता है। और सबसे दिलचस्प बात, यहां ऐसा जीवन हो सकता है जिसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि हाइड्रोजन की जरूरत हो। लेकिन हां, जीवन के लिए एक बहुत ही नाजुक संतुलन चाहिए होगा, ताकि ग्रह ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और ना ही उसके गहरे समंदर में किसी अजीब तरह की बर्फ जम जाए। तो थ्योरी तो बहुत शानदार थी, लेकिन विज्ञान सिर्फ थ्योरी से नहीं चलता, उसे सबूत चाहिए होते हैं। तो अब बारी थी सबूत जुटाने की, और इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही पावरफुल नए औजारों का इस्तेमाल किया ताकि 124 प्रकाश वर्ष दूर से आ रहे इन छोटे छोटे सुरागों को पढ़ा जा सके। ये तकनीक, जिसे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वाकई कमाल की है।
सोचिए, जब ये ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की कुछ रोशनी इसके वायुमंडल से छनकर हम तक पहुंचती है। अब इस वायुमंडल में जो भी गैसें होती हैं वो रोशनी के कुछ खास रंगों को सोख लेती हैं। तो जब हम उस रोशनी को देखते हैं तो उसमें से कुछ रंग गायब होते हैं और ये गायब रंग एक तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट बना देते हैं, जिससे हमें ठीक ठीक पता चल जाता है कि उस ग्रह का वायुमंडल किन चीज़ों से बना है। पहले हबल टेलीस्कोप ने वहां पानी के वाष्प का पता लगाया था, लेकिन वो डेटा बहुत पुख्ता नहीं था। इसलिए हमें जरूरत थी असली गेम चेंजर की, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। फर्क समझना हो तो ऐसे समझिए, अगर हबल एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो जेम्स वेब एक चमचमाता हुआ कलर हाई डेफिनेशन टीवी है। इसका शीशा हबल से 2.5 गुना बड़ा है और ये 100 से 1000 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। साफ बात है, अगर कोई मशीन एलियन जीवन का सबूत ढूंढ सकती थी तो वो यही थी। और जेम्स वेब ने जो खोजा उसने सबको चौंका दिया। इसने एक बहुत ही खास मॉलिक्यूल का पता लगाया जिसका नाम है डायमीथाइल सल्फाइड, या शॉर्ट में कहें तो डीएमएस। तो ये डीएमएस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर यह गैस लगभग सिर्फ और सिर्फ समुद्री जीवन ही बनाता है, जैसे छोटे छोटे शैवाल और प्लवक। ये वही महक है जो हमें समंदर के किनारे महसूस होती है। डीएमएस के अलावा शायद ही कोई और ऐसा मॉलिक्यूल है जो इतने साफ तौर पर जीवन की तरफ इशारा कर सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। K218b पर जो डायमिथाइल सल्फाइड मिला है उसकी मात्रा पृथ्वी की तुलना में हजारों गुना ज्यादा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज है। सच कहें तो किसी भी एलियन मिशन में आज तक इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। लेकिन विज्ञान में एक नियम होता है, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब यह जांच उस दौर में पहुंच गई है जहां हर सबूत को शक की निगाह से परखा जाता है और हर मुमकिन सवाल पूछा जाता है। अभी तक जो सबूत हमें मिले हैं वो 3 सिग्मा लेवल के हैं। इसका मतलब है कि हम 99.7% श्योर हैं कि डीएमएस वहां है। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लगता है ना, लेकिन विज्ञान में किसी भी बड़ी खोज की घोषणा के लिए 5 सिग्मा लेवल का यकीन चाहिए होता है, मतलब 99.99994% का कॉन्फिडेंस। तो अभी भी एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी अनिश्चितता बाकी है। और इसी अनिश्चितता को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में अब जोरदार बहस छिड़ी हुई है। कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, जैसे क्या डीएमएस की उपस्थिति K218b पर जीवन के बिना भी बनाया जा सकता है? मॉडल्स के हिसाब से डीएमएस के साथ ईथेन नाम की एक और गैस भी होनी चाहिए, लेकिन वो मिली नहीं। क्यों? क्या अमोनिया गैस का ना होना पक्का है, या फिर कहीं हमारा पूरा डिटेक्शन मॉडल ही अधूरा तो नहीं है? तो इस केस को सुलझाने के लिए अब आगे क्या करना होगा? सबसे पहले वैज्ञानिकों को डीएमएस की मौजूदगी को 5 सिग्मा के स्टैंडर्ड पर कंफर्म करना होगा। दूसरा, उन्हें उस गायब कड़ी यानी ईथेन गैस को खोजना होगा। और सबसे जरूरी, उन्हें यह साबित करना होगा कि डीएमएस को बनाने का कोई भी गैर जैविक यानी नॉन बायोलॉजिकल तरीका वहां मौजूद नहीं है। लेकिन इस पूरी माथापच्ची से सीखने वाली बात क्या है? वो ये है कि विज्ञान का असली इंजन कोई मशीन नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिज्ञासा है। ये अनसुलझी पहेलियां, ये गायब कड़ियां और धीरे धीरे परत दर परत खुलते राज, यही तो वो रोमांच है जिसके लिए हर वैज्ञानिक जीता है। चलिए अब एक पल के लिए इस खोज के बड़े मतलब के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए हम सिर्फ छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसा जीवन भी खोज लेते हैं, तो मानवता के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये हमारे धर्मों, हमारे दर्शन और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर हमारी पूरी सोच को कैसे बदल देगा? हम भले ही इस अनंत ब्रह्मांड में धूल के कण से भी छोटे हों, लेकिन हम इस अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी खोज रहे हैं। इन ब्रह्मांडीय तूफानों के शोर में हम बस जीवन की एक धड़कन ढूंढ रहे हैं, और क्या पता उसे ढूंढने की कोशिश में हम असल में खुद को ही खोज लें।